तो यहाँ पे हमें कहानी की शुरुआत में एक शिनोबी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाबी मारू। अब यहाँ पे उसको एक सजा दी गई होती है जिस वजह से उसको जान से मार दिया जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा इंसान होता है जिसकी ना ही गर्दन कटती है, इसको जला दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी ये जलता नहीं है और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक श्राप है जिस वजह से ये कभी मर नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक इंटेरोगेटर होती है और वो उससे पूछताछ कर रही होती है उसकी लाइफ के बारे में। वो अपनी इंटेरोगेटर को बताता है कि वो इवागाकुरे विलेज में शिनोबी ट्रेनिंग पे गया था, जिसके बाद उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई और उसकी बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है, जिसके बाद वो एक किलर बन गया था। उसने आज तक काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन क्योंकि उसके चीफ उसको पसंद करते थे तो गाबी मारू की शादी चीफ की बेटी के साथ हो गई थी। अब यार उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन वो कहता है कि जो उनकी बेटी थी ना वो काफी बेवकूफ थी, जिस वजह से यहाँ पे जब वो चीफ के पास गया इजाजत मांगने के लिए यहाँ से इस विलेज को छोड़ के जाने के लिए, तो यार यहाँ की अथॉरिटीज ने उसको धोखा दे दिया और बेसिकली उसको वहां से जाने नहीं दिया। और भाई बस यही क्राइम था उसका कि वो इस विलेज से जाना चाहता था, इस वजह से अब उसको सजा दी जा रही है जान से मारने की। एनीवे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अगले दिन से उसके ऊपर और भी कई टेक्निक्स अपनाई जाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन भाई किसी भी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीन में ऐसा भी दिखाया जाता है जहाँ पे गाबी मारू खुद मरना तो चाहता होता है लेकिन फिर भी वो मरने से अपने आप को रेजिस्ट कर रहा होता है और ये बात उसकी इंटेरोगेटर नोटिस कर लेती है। तो फाइनली यहाँ पे ये लोग गाबी मारू को एक ऐसे फाइनल स्टेज पे लेके आ जाते हैं जहाँ पे उसका मरना तय है। ठीक है, अब यार गाबी मारू को पता होता है मतलब कि उसे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखते हैं उसके सामने उसकी इंटेरोगेटर खड़ी होती है जो कि होती है यामाडा असाएमोन सागेरी। अब वो यहाँ पे यामाडा क्लैन से बिलोंग करती है और ये लोग यहाँ पे स्वॉर्ड टेस्टिंग भी करते हैं और साथ में एग्जीक्यूशनर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो भाई मतलब लगा लो ये स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। एनीवे यहाँ पे गाबी मारू को उसके स्किल्स को देख के ही समझ आ जाता है कि वो एक काफी कमाल की एग्जीक्यूशनर है और काइंड ऑफ भाई वो है जो उसे मार सकती है। इवन वो उसके गले पे एक कट भी लगा देती है और वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं भाई उसको मारने के लिए। ठीक है ना, एनीवे यहाँ पे पहली बार गाबी मारू को थोड़ा डर महसूस होता है जिस वजह से वो लड़ना शुरू कर देता है सागेरी से। सागेरी यहाँ पे समझ चुकी होती है गाबी मारू का बिहेवियर कि भले ही वो कहता है कि उसकी वाइफ बेवकूफ है और वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असलियत में वो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो यहाँ पे अपने आप को मरने से रेजिस्ट करता है उसकी मेमोरीज के लिए और वो इतनी इजीली मरना नहीं चाहता। ठीक है, तो सागरी यहाँ पे उसको एक ऑफर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी और गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, जिसके बाद तुम और तुम्हारी वाइफ अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक मिशन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सागरी बिल्कुल सही कह रही होती है। यहाँ पे असली रीजन ये था कि गाबी मारू अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन जब उसने ये बात चीफ को बताई थी तो भाई चीफ ने यहाँ पे उल्टा ही गाबी मारू को सजा दे दी थी, क्योंकि गाबी मारू ये कह रहा था कि अब मैं लोगों को जान से नहीं मारूंगा। बेसिकली यहाँ पे जो गाबी मारू की वाइफ है उसने उसे काफी अच्छे खासे तरीके से चेंज कर दिया होता है, जहाँ पे गाबी मारू अपने आप को हॉलो कहता है, सबके सब लोग उसे हॉलो कहते हैं, जान लेने वाला, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको एक नई उम्मीद दी थी लाइफ को लेके, जिस वजह से वो यहाँ पे उसके साथ काफी खुश रहने लगा था। लेकिन भाई चीफ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इवन चीफ ने यहाँ पे इसी वजह से अपनी ही बेटी का फेस जला दिया था, जिससे कि उसकी बेटी नॉर्मल जिंदगी जी ना पाए और अपनी लाइफ में कभी खुश न रह पाए। लेकिन फिर भी गाबी मारू ने उसको पसंद किया और उससे प्यार किया था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इनका मिशन है कि इनको शिनसेनक्यो नाम के आइलैंड पे जाना पड़ेगा, जिसको पैराडाइज भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि वहां पे जीवन अमृत मिलता है। तो ये जीवन अमृत पाने के लिए यहाँ पे गाबी मारू को कंपटीशन होगा बाकी अलग अलग क्रिमिनल्स से। वो लोग भी वहां पे उस आइलैंड पे जाएंगे और इनको वो एलेक्सर ढूंढना पड़ेगा। जिसको भी वो अमृत मिल जाता है उसको ये माफी दे दी जाएगी, ठीक है ना, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ एक शांति भरी जिंदगी जी पाएगा। अब यार ऑब्वियस सी बात है, गाबी मारू थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो एग्री कर देता है इस ऑफर के लिए। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों को कुछ खास ये चीज पसंद नहीं आती, तो ये लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं इन दोनों के ही ऊपर, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता होता इस ऑफर के बारे में। तो भाई गाबी मारू यहाँ पे फाइनली अपने निंजित्सु का इस्तेमाल करके इन सबको मार डालता है। सागरी समझ जाती है उसको देख के कि ये कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। हमें दिखाया जाता है कि सागरी अपने बचपन को याद करती है। वो देखती है कि कैसे उसके डैड
एक कमाल के एग्जीक्यूशनर थे कि मतलब सामने वाले को मारने के बाद भी उसको पता भी नहीं चलता था कि वो कब मर गया। मतलब इतना स्मूथली उसके डैड एग्जीक्यूट कर देते थे किसी भी इंसान को, और वो वैसा ही इंसान बनना चाहती थी। लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना, तो उसको महसूस होता था कि वो मार तो देती थी सामने वाले को, लेकिन उसके अंदर ना डर महसूस होता था। उसे बताया जाता है कि तुम अपनी ब्लेड के अंदर देख सकती हो सामने वाले के डर को और उसकी फीलिंग्स को। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि 30 क्रिमिनल्स को इधर लेके आया जाता है और इन सबके चेहरे ढके हुए होते हैं। अब यार इन सबको मिशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। इधर 11th से ही टाइशोगन होता है, नारियोशी टोकुगावा। अब यार ये सारे के सारे क्रिमिनल कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, मजे में बैठे होते हैं, मतलब फालतू की बकवास कर रहे होते हैं। तो इनके चेहरे से वो कपड़ा हटाने के लिए बोल दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे एक ऑफिसर की बॉडी दिखाई जाती है इन लोगों को, और बताया जाता है कि आज तक काफी सारे मिशंस उस आइलैंड पे भेजे गए हैं, लेकिन वहां से कभी भी कोई जिंदा वापस नहीं आया था। उनकी बॉडीज में फ्लावर्स खिल जाते थे और वो लोग मर जाते थे। सिर्फ यही एक इंसान है जो कि जिंदा बचा हुआ है, और इसकी बॉडी पे ना अलग अलग से लंप बनने लग गए थे, जिसके बाद उन लंप्स में से भाई फूल बाहर निकलने लग गए, और अब ये बंदा अपने होश खो बैठ चुका है। ठीक है, अब इसे देख के क्रिमिनल्स तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यार मिशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इनके असाइमन है ना, वो थोड़े कम है और क्रिमिनल्स ज्यादा है, तो इनको कहा जाता है कि अपने नंबर्स कम करो, जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि भाई एक दूसरे को मारना पड़ेगा। अब ये सब के सब लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, एंड इनके बीच में काफी बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी शामिल होते हैं। इवन यहाँ पे गाबीमारू कुछ खास नहीं कर रहा होता, वो शांति से बैठा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है और आता है यहाँ पे, और यही कहता है कि यार ये मार काट करना जरूरी है क्या, मतलब कोई और भी तो तरीका होगा ना जिससे कि आप शांति से सेलेक्ट कर लो कि किन लोगों को भेजना है और किन लोगों को नहीं। तो यहाँ पे जो ये शोगुन का हेड गार्ड होता है ना भाई, ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है, फिर ये बंदा ज्यादा बन रहा है, जो भी इस बंदे को मारेगा ना उसको फ्री टिकट मिलेगी उस आइलैंड पे जाने की, तो चलो फिर शुरू हो जाओ। अब यहाँ पे ये लोग आते हैं भले गाबीमारू को मारने के लिए। अब गाबीमारू भले लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना उसको, तो वो यहाँ पे भाई अपने हाथ बंधे होने के बावजूद इन सबके सब लोगों को जान से मार देता है। मारता मारता भाई समुद्र तक ले जाता है लिटरली। और इसे देख के सागरी को एक चीज समझ आती है भाई, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है, क्योंकि पहले उसको ऐसा लगता था, डर लगता था उसको और थोड़ा सा रिग्रेट होता था सामने वाले को मारने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पे देखती है गाबीमारू को, तो उसको एक चीज समझ आती है कि उसको अपने डर को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जितने भी लोगों की उसने जान ली है, उसका बर्डन उसे अपनी जिंदगी भर लेके चलना होगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए उसके अंदर। वो ये चीज गाबीमारू से सीखती है, जिसके बाद यहाँ पे 10 प्रिजनर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है इस मिशन पे जाने के लिए, और इनमें से हर एक प्रिजनर के साथ एक असाइमन रहेगा, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए। तो वहां पे अगर ये लोग कुछ भी चालाकी करते हैं तो इनको जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन सबको मौत की सजा मिल रखी है, तो वहीं पे मार दिया जाएगा। अगर किसी वजह से असाइमन को कोई दिक्कत आ जाती है, फिर वो मर जाता है, तो फिर उस क्रिमिनल को भी मार दिया जाएगा, मतलब बिना असाइमन के दोबारा से बोट पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये लगा लो तुम, ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू जिस विलेज के अंदर था, तो वहां के जो चीफ थे ना, उनके ऊपर एक बार काफी लोगों ने हमला किया था, उनके सर में तलवार डाल दी थी, लिटरली उनके इंटेस्टाइन्स निकल के बाहर गिर गए थे, लेकिन फिर भी भाई वो खड़ा हुआ था, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से उसको देख के समझ आ गया था कि ऐसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है। वो एलेक्जर, वो समुंदर पार से लेके आए थे, जिसको टोकीजिकू नो कोगोनोमी कहा जाता है। ये लोग फाइनली यहाँ पे आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, और वो सागरी से यही कहता, और गाबीमारू सागरी से यही कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं था ना कि वैसे अमृत जैसी कोई चीज है, क्योंकि मैंने उसे देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो इस आइलैंड पे मिलेगा या नहीं। अब ये लोग यहाँ पे जब जा रहे होते हैं तो गाबीमारू अपनी हाथ की रस्सी खोल लेता है। अब यार लेकिन सागरी तो एकदम सीरियस होती है, वो कहती है मैं तुम्हारी कोई दोस्त वगैरह नहीं हूँ, तो चुपचाप ये रस्सी लो और अपने हाथों को फिर से बांध दो, समझे। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है चलो। अब यार उसे पता होता है कि सागरी उसे कभी भी जान से मार सकती है, तो वो यहाँ पे अपने हाथ में जब रस्सी बांध रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, और ये एक क्रिमिनल होता है ट्विस्टेड क्यून, और इसने अपने वेपन से अटैक किया होता है उसके ऊपर, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे यामाडा असाइमन कीशो भी होता है। अब यार हमें दिखाया जाता है कि भाई गाबीमारू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता, भाई उसकी बस गर्दन डिसलोकेट हुई थी, लेकिन फिर भी वो सही सलामत यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, और वो कहता है कि है देखो उसके हाथों को। तो सागरी कहती है हाँ ये एक काफी बड़ा क्रिमिनल है, इसके पास काफी सारे हथियार है, और ये लोगों को मार के उनके हथियार छीन लेता है। तो गाबीमारू कहता है नहीं उसके हाथ बंधे नहीं है, वो देखो। तो सागरी कहती है कि हाँ ये भी बात सही है, तुमने इसके हाथ क्यों खोल रखे भाई कीशो। तो कीशो कहता है कि यार तुम भी क्या रूल्स करती रहती हो, कोई बात नहीं ना, जाने से पहले इनके हाथ फिर से बांध देंगे, दिक्कत वाली बात क्या है, जब तो तुम आगे नहीं बढ़ पा रही। तो यहाँ पे वो बोलता है कि उसकी रैंक काफी ज्यादा कम है, लेकिन इस टॉपिक को घुमा देती है सागरी। एनीवे अब यहाँ पे इन दोनों का वर्सेस शुरू हो जाता है, और असाइमन यहाँ पे बस
बैठ के देखेंगे, मतलब उनको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, भले क्रिमिनल्स एक दूसरे को मार क्यों नहीं देते, ठीक है। तो फाइनली क्यून वर्सेस गाबीमारू होता है, लेकिन गाबीमारू भाई एक बार सीरियस हो जाए तो वो उसकी वाटी लगा देता है, ठीक है, उसके ही हथियारों से उसको छन्नी कर देता है, उसको जान से मार डालता है। तो कीशो तो कहता है ठीक है फिर अच्छा है, चलो मेरा काम तो यहाँ पे खत्म हुआ। वो कहता है कि मैं बस इसका सर उठा के ले जाता हूँ, उसका सर दिखाना है मेरे को और मैं फ्री हो जाऊंगा। वो सागरी को कहता है कि वैसे भी एक बात समझ लो, यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं जल्द ही वो एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर देंगे और एक दिन के अंदर अंदर ही ज्यादातर क्रिमिनल्स मर जाएंगे। जिसके बाद जो इवाका कोरे है ना, वो खुद यहाँ पे आएंगे। तो भाई तुम लगा लो, इवाका कोरे काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं और ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे आएंगे तो इन क्रिमिनल्स को तो मार ही देंगे। तो गाबीमारू को पता होता है कि भाई ये उसका चांस है एलेक्सर ढूंढने का, तो उसे जल्दी से जल्दी ये खेल खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है। एनीवे कीशो जब यहाँ से चला जाता है ना, तो गाबीमारू छूटते साथ ही सागरी के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो यही सोचता है कि वो अकेले चला जाएगा एलेक्सर ढूंढने के लिए और वो बार बार सागरी से नहीं निपट सकता। तो यहाँ पे इन दोनों का भी वर्सेस शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत ये लोग बातचीत करते हैं, लेकिन एंड में गाबीमारू अपर हैंड ले लेता है, वो सागरी की तलवार को तोड़ देता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन कुछ रोक लेता है उसको, ठीक है। एक बार को तो उसको अपनी चीफ की बातें याद आ रही होती है कि इमोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें जान से मारना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। वही दूसरी और उसकी वाइफ होती है जो कि उसे ये बोलती है कि कभी कभी किसी को जान से ना मारना भी अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग ओपिनियन है, जिस वजह से यहाँ पे गाबीमारू रुक जाता है। यही चीज सागरी उसको रियलाइज कराती है कि तुम मेरे ख्याल से हॉलो नहीं हो, तुम वैसे इंसान नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो इमोशंस है। वो ये चीज पहले भी देख चुकी होती है, ठीक है। और वो अपनी वाइफ से असली प्यार करता है, वही उसकी असली स्ट्रेंथ है, ना ही उसकी वीकनेस, ओके। दूसरी ओर यहाँ पे हमें क्रिमिनल टामिया गांडेत्सुसाई का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी बटरफ्लाई उसको काट लेती है। जब वो देखता है कि उसका चेहरा इंसान जैसा है ना, तो वो छूटते साथ ही अपने हाथ को ही काट डालता है। अब भाई तभी उसका हाथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके हाथों में फ्लावर्स उग जाते हैं। तो उसने सही डिसीजन लिया अपना हाथ काट के। यहाँ चारों तरफ काफी सारी ऐसी बटरफ्लाईज होती है। इवन यहाँ पे तभी काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं भाई, अजीबो गरीब शक्ल के। एंड वही दूसरी ओर भाई गाबीमारू के पास भी ये सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और इन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। गांतेत्सुसाई अपने असाइमोन को बताता है कि उसको फांसी की सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उसे एक जगह हायर किया गया था और वो बंदे के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। और भले गांतेत्सुसाई को ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है, लेकिन वो बंदा उसे कहता है तुम असली के ड्रैगन को थोड़ी ना मार सकते हो। इवन उसको एक रिवॉर्ड मिला होता है इस बंदे को कि मतलब ड्रैगन लगा होता है उसके दरवाजे के पास, तो वो उसी को काट देता है बीच में से, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज के ऊपर उसको क्रिमिनल बना दिया गया, बट चलो ठीक ही है। एनीवे ये लोग यहाँ पे अभी साइलेंट पे होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे एलेक्सर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और साथ में वो अपने असाइमोन को यही बताता है, इसके असाइमोन का नाम फूची है, ठीक है। उसे यही बताता है कि वो यहाँ पे बाकी सारे क्रिमिनल्स को भी जान से मार देगा। मतलब ये सारे क्रिमिनल्स एक जैसी ही बातें सोच रहे होते हैं। एनीवे यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। गाबीमारू और सागरी दोनों तरफ से यहाँ पे इन अजीब अजीब क्रीचर्स से घिर चुके होते हैं। इवन यहाँ पे बड़े बड़े क्रीचर्स भी होते हैं, ये मॉन्स्टर्स, ठीक है, जिनके फीचर्स कुछ बुद्धा जैसे लग रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तभी एक मॉन्स्टर आता है और वो गाबीमारू को बुरी तरह से जख्मी कर देता है भाई। और ये देख के सागरी भी शौक हो जाती है, वो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी चोट लग सकती है यार। अब यार गाबीमारू को शिनोबी का एक रूल याद आता है कि जब हमें सामने वाले दुश्मन के बारे में नहीं पता होता है तो हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। तो वो ये चीज समझ जाता है, वो ये सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या वो अकेले भागे या फिर सागरी को साथ लेके भागे। एनीवे यहाँ पे ये लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, तो भागने का तो कोई सवाल उठता नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ऑन कर लेता है और अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और भाई ये सारे अटैक सीन्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। लिटरली ज्यादातर मॉन्स्टर्स को वो जान से मार देता है। इवन यहाँ पे सागरी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होने वाला होता है, तो उसको वो यहाँ पे आके बचा लेता है। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। तभी उसको बचाने के लिए यहाँ पे यामाडा असाइमोन गेंजी आ जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे भाई असाइमोन सेंटा भी होता है और ये लोग निंजा क्रिमिनल यूजुरिहा के साथ होते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे गाबीमारू को जान से बचा लिया होता है। अब गाबीमारू पूछता है कि तुम यहाँ पे, लेकिन इतने में उसको याद आता है उसकी वाइफ ने उसे बताया था कि जब तुम्हारी कोई मदद करे तो उसको शुक्रिया अदा बोलो। तो यहाँ पे शुक्रिया अदा करता है इन लोगों का। मतलब असलियत में वो काफी
खतरनाक इंसान है, लेकिन उसकी वाइफ ने सच में उसे काफी ज्यादा अच्छा इंसान बनाने में मदद की होगी। एनीवे, तो यूजुरिया यहाँ पे गाबी मारू के बारे में जानती होती है, उसने सुना होता है उसका नाम, तो वो उसके साथ काम करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। अब वो यहाँ पे एक ऐसे क्लाइंट से बिलोंग करती है जहाँ पे सिडक्शन काफी ज्यादा काम आती है, और यही रीजन है यहाँ पे कि उसके साथ दो असाइमोन है। मतलब एक तो उसका अपना है, दूसरा वाला जो था ना वो एक दूसरे क्रिमिनल के साथ था जिसका नाम था मोरो माकिया। ओके, तो इन दोनों को ही उसने सेड्यूस कर लिया था। अब मोरो माकिया का इस्तेमाल करके ना उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए उसके साथ कि ये क्रीचर्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं। जो सेंटीपीड है वो सिर्फ मरे हुए इंसानों को खाते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज को, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो बटरफ्लाइज है ना, ये खतरा है क्योंकि ये जब काट लेती है तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, तो वो यही कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ओके, अब यार गाबी मारू तो इंटरेस्टेड नहीं होता, वो बार बार भले उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता होता है ये सारी टेक्निक्स। ओके, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। एनीवे, वो उसके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। वो यही कहता है कि इससे फायदा क्या होगा। तो यूजुरिया कहती है देखो यार, एक बात तो समझ जाओ कि एंड में अगर हमें एलेक्सर मिल भी जाता है तो हम दोनों में से कोई एक ही माफीनामा पा पाएगा, है ना, तो एंड में तो हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना, तो तब तक एक दूसरे का यूज करते। गाबी मारू पूछता है कि फिर तुमने मोरो माकिया के साथ किया क्या, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भाई उसने यूजुरिया ने जान से मार दिया होगा उसको, ठीक है, मार ही दिया है। ओके, अब यार ये लोग जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना, तो सागरी तो भाई काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो ये सोचती है भाई जब से वो इस आइलैंड पे आई है उसने किया क्या है, मतलब अभी बीच में मॉन्स्टर्स आ गए थे, वो कुछ नहीं कर पाई, बस खड़ी रही, है ना। तो यार उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे काइंड ऑफ बेहोश हो जाती है। दूसरा यहाँ पे हमें आजा चोबे और उसके छोटे भाई यामाडा असाइमोन टोमा का सीन दिखाया जाता है। मतलब ये एक क्रिमिनल है और उसका भाई ही असाइमोन है, जिस वजह से यहाँ पे हमें इनकी छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि ये दोनों भाई थे जिनके डैड को मार दिया गया था, ठीक है, जिसके बाद उसकी मॉम को भी मार दिया गया था। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। ओके, हमें दिखाया जाता है ये दोनों हमेशा कैसे साथ रहते थे। आजा चोबे को बंद कर दिया था जेल में, ठीक है, उसको सजा सुनाई गई थी, और तभी यहाँ पे उसके छोटे भाई ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, और फाइनली वो जाके एक असाइमोन बन गया। और ये दोनों यहाँ पे साथ में आए होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो ये दोनों साथ मिलके ही काम करेंगे। एनीवे, हमें दिखाया जाता है इनके सामने भी यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अब ये लोग थोड़ा लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इनको पता चल जाता है कि इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये लोग जब यहाँ से भागना शुरू करते हैं ना, तो हमें दिखाया जाता है कि टोमा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, लेकिन भाई चोबे यही सोचता है कि भाई जो कमजोर लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो यहाँ पे अपने भाई को छोड़ के भाग जाता है। अब भाई टोमा तो समझ जाता है, वो यहाँ पे छूटते साथ ही अपनी तलवार से इस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दूसरा मॉन्स्टर इससे पहले कि टोमा के ऊपर हमला करे, चौबे यहाँ पे आ जाता है उससे भी बड़ा हथियार लेके, और इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। वो यही कहता है कि तुम पकड़े गए, इस वजह से मुझे इस समय मिला एक बड़ा सा हथियार ढूंढने के लिए। तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई आपको देख के तो समझ आ रहा होगा कि चौबे कैसा इंसान है, वो काफी खतरनाक होता है। वो यही कहता है कि चलो फिर आगे बढ़ते हैं और सारे के सारे क्रिमिनल्स को हम मार देंगे, उसके बाद हम एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढेंगे और उसको खुद ही पी लेंगे, ठीक है, जिसके बाद हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, मौत भी नहीं। दूसरा यहाँ पे हमें सागरी का सीन दिखाया जाता है, और वो देखती है कि इनका ग्रुप अलग ही जगह पे आ चुका होता है। अब आपको याद होगा इनका सामना ह्यूमन फेस्ड बटरफ्लाई से हुआ था, और एक बटरफ्लाई ने यहाँ पे सागरी को काट लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। यहाँ पे गाबी मारू बताता है कि जब वो अकेले घूम रहा था ना, तब उसने देखा था कि काफी सारे प्लांट्स जो कि इस आइलैंड पे हैं, वो पहले वो समुराय हुआ करते थे जिनको शोगुनेट ने यहाँ पे भेजा था, और अब वो ये पेड़ पौधे बन चुके हैं। सेंटा भी यहाँ पे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है इन लोगों को। गेंची सागरी को कहता है कि तुमको रिप्लेस हो जाना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम गाबी मारू को जान से नहीं मार पाओगे, उसको संभाल नहीं पाओगी। बेसिकली वो यहाँ पे उसके लड़की होने की वजह से उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है, और बेसिकली उसके फायदे की ही बात कर रहा होता है वो, ठीक है ना, क्योंकि ये आइलैंड काफी ज्यादा खतरनाक है। वो ये कहता है कि उसके पास उतने स्किल्स नहीं है, भले वो एक एग्जीक्यूशनर है, लेकिन रियल बैटल में असली स्किल्स काम में आते हैं। वही दूसरी ओर हमें यामाडा असाइमोन टेंजा का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस आइलैंड से भागने की कोशिश करता है एक क्रिमिनल नोरोगाई के साथ। अब वो नोरोगाई के साथ ही होता है, ठीक है ना। अब नोरोगाई सांका के लोगों में से एक है, ठीक है, सांका वो लोग हैं जो कि पहाड़ों में रहा करते थे, लेकिन उन सभी लोगों को मार दिया गया था नोरोगाई की नादानी की वजह से, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा बुरा फील कर रही होती है। भले वो एक लड़की होती है, लेकिन टेंजा को ऐसा लगता है कि वो एक लड़का है। एनीवे, जब ये लोग यहाँ पे बोट पे आगे पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं इधर काफी सारी शिप्स टूटी फूटी पड़ी हुई होती है, एक तरीके से कब्रिस्तान होता है ये शिप्स का। और वहां पे इन लोगों को
कीशो मिलता है भाई। अब कीशो भी आपको पता होगा यार, इस आइलैंड से बाहर भागने वाला था, लेकिन वो यहाँ पे होता है और बेसिकली वो भी इन फ्लावर्स की वजह से पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं चारों तरफ से और ये लोग इन दोनों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले तो नोरुगाई हार मान जाती है, वो सोचती है कि यार वो कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और किसी तरह बच बचा के यहाँ से निकल जाते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे टेंसा को रियलाइज होता है कि नोरुगाई एक लड़की है और वो एक्सेप्ट करती है कि वो टेंसा को पसंद भी करती है। अब यार ये लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि जो यहाँ पे समुद्र का बहाव है ना, वो इनको किसी भी तरह जाने से रोक रहा है, ठीक है। हर तरीके से वो इनको वापस आइलैंड के ऊपर ही ले आता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि आपको याद होगा यार एक बोट के अंदर वो 2 समुराई भी आए थे जो कि पूरी तरह से फ्लावर बन चुके थे, जिस बोट में पूरे फ्लावर्स भरे पड़े थे, आपको याद होगा। तो कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा यहाँ से निकलने का। तो ये लोग यहाँ पे इस आइलैंड का चक्कर मारना शुरू कर देते हैं जिससे कि इनको कोई रास्ता मिले बाहर जाने का। दूसरी ओर यहाँ पे गाबीमारू सागिरी को बताता है, सागिरी से बात करता है और सागिरी यहाँ पे भाई गेंजी की इस रिक्वेस्ट को, इस डिमांड को मना कर देती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहती थी और वो कोई आम जिंदगी नहीं जीना चाहती है, ठीक है। तभी यहाँ पे रोको रोटा आ जाता है, जायंट ऑफ बाइजन, ठीक है, और वो आते साथ ही यहाँ पे गेंजी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब यार ये तो एक तरीके का राक्षस ही होता है, तुम लगा लो, बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सागरी मदद करने की कोशिश करती है गेंजी की, लेकिन भाई गेंजी उसको कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। तभी यहाँ पे भाई रोको रोटा उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे गाबीमारू आके टाइम पे उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो खुद यहाँ पे रोको रोटा से लड़ना शुरू करता है। उससे लड़ते लड़ते एक बात तो पता चल जाती है कि ये बहुत ज्यादा टफ है और इसकी कोई वीकनेस उसे नहीं पता चल रही होती है। वही दूसरी ओर भाई गेंजी मर रहा होता है, लिटरली उसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो रखी होती है, लेकिन मरने से पहले वो एक चीज एक्नॉलेज करता है कि सागरी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और जैसे उसने उसके बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। वो अपने इमोशंस को और रीजन को ठीक से बैलेंस कर पाती है, क्योंकि जब यहाँ पे बुरी तरह से गेंजी जख्मी हो रखा था तो वो बिल्कुल उसको मदरली केयर दे रही थी और जब उसको लड़ने का मौका मिला तो वो एकदम प्रॉपर स्वॉर्ड्समैन की तरह लड़ रही थी। तो यार वो दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस कर पा रही है और ये सच में काफी कमाल की चीज है। जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड देता है सागरी को, सागरी यहाँ पे आगे बढ़ती है और फाइनली वो रोको रोटा की एक उंगली काट देती है। वो बताती है कि कैसे हड्डियों के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, अगर ठीक से फोकस किया जाए तो उन गैप्स के बीच में हम फोकस कर सकते हैं और उस बॉडी पार्ट को काट सकते हैं। ऐसे ही गर्दन काटी जाती है। भाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात है ये, है ना। अब यार गाबीमारू और सागिरी दोनों लड़ना शुरू करते हैं रोको रोटा से, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है ना कि ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते इसका, ठीक है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे गाबीमारू अपने निन्पो एस्केटिक ब्लेज मोड का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो पूरे जंगल में आग लगा देता है। अब यार इस आग से ना ऊपर ऊपर धुआं होने लग जाता है। अब आपको पता है रोको रोटा काफी ज्यादा हाइट में ऊंचा है, तो ऊपर की तरफ धुआं इकट्ठा होने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं और वेट करते हैं इस चीज का कि रोको रोटा ऑक्सीजन ना ले पाए और उसे नीचे झुकना पड़े। अब फाइनली यहाँ पे इनका प्लान सक्सीड होता है, रोको रोटा नीचे गिर जाता है और इनको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका सर काटने की, और सागरी यहाँ पे फाइनल ब्लो देती है उसके सर पे, उसका सर धड़ से अलग कर देती है वो फाइनली। अब ये जो आग यहाँ पे लग गई होती है इस वजह से बाकी बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर्स आइलैंड के इस तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिस वजह से गाबीमारू और सागिरी इस जगह से दूर भागना शुरू कर देते हैं। अब यार इनको पता चल जाता है कि ये आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और इनको जल्दी से जल्दी एलेक्सर को ढूंढ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसी तरह ये लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक सब लोग मरते जा रहे हैं, है ना। आगे चल के ये लोग सेंटा और यूजुरिहा से मिलते हैं और ये लोग देखते हैं कि सामने एक छोटी सी विलेज है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें चोबे और उसके भाई टोमा का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों का सामना यहाँ पे 2 अजीब क्रीचर्स से होता है। अब यार ये 2 लड़कियां लग रही होती है और ऐसा लगता है कि ये जंगल का ही एक पार्ट है, लेकिन हमें बताया जाता है कि ये टेंसेन है, ठीक है। और ये दोनों ना अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से लड़की और लड़का बन सकते हैं, जो कि काफी अजीब बात है। काइंड ऑफ गॉड ही मान लो तुम इनको, ये मरते नहीं है कभी भी। वही दूसरी ओर गाबीमारू के ग्रुप को एक छोटी सी लड़की मिलती है और जब ये लोग यहाँ पे उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की यहाँ से भागने लग जाती है। गाबीमारू उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको साफ साफ पता चल जाता है कि इस लड़की के अंदर स्पेशल पावर्स है, ओके, और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी होती है, भाई ताकतवर होती है वो। हमें दिखाया जाता है कि बीच में एक पेड़ जैसे दिखने वाली चीज आ जाती है और वो इस लड़की को बचा लेती है। अब यार गाबीमारू और यूजुरिहा मिलके इस पेड़ को भी हरा देते हैं, जिसके बाद ये पेड़ बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें अपनी विलेज में लेके चलता हूँ। इस पेड़ का नाम होता है भाई होको और इसके साथ की ये जो लड़की होती है उसका नाम होता है मे। ये लोग अपने घर में ले आते हैं इन लोगों को और फ्रूट्स वगैरह देते हैं, ठीक है ना। इनके पास नहाने धोने की भी जगह होती है और पहले तो इनको थोड़ा बहुत डाउट होता है, लेकिन फिर ये लोग यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाते हैं काफी ज्यादा। होको बताता है कि इस जगह को ये लोग कोटाकू कहते हैं
और ये पूरा आइलैंड 3 रीजन्स में बटा हुआ है। पहला तो शोर और जो फॉरेस्ट है उसे ईशू कहते हैं, विलेज को होजो कहते हैं और जो एलेक्जर है उसे टैन कहते हैं। वो सेंट्रल रीजन में मिलता है और उस रीजन का नाम है होराई। और वहीं पे गॉड लाइक क्रीचर्स रहते हैं जिनको टेंसन कहा जाता है और वो कभी भी मरते नहीं है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि चोबे और टोमा यहाँ पे आसानी से हार जाते हैं, मतलब ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि सामने टेंसन होते हैं और ये दोनों लवर्स होते हैं और ये दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब यार ये लोग ना चोबे और टोमा को एक गड्ढे में डाल देते हैं। इस गड्ढे के अंदर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इंसानों को डाला जाता है और ये लोग सोर्स बनते हैं टैन का। टैन तुम लगा लो वही है भाई एलेक्जर, ठीक है ना। अब यार सागरी इधर गाबीमारू को कहती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और नहा लो चाहे तो, ठीक है ना। अब यार गाबीमारू को याद आता है कि उसकी वाइफ भी उसे कहा करती थी कि लड़ाई से पहले तुम्हें रेस्ट करने का हक है और तुम अपने आप का ख्याल रख सकते हो, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है कि टेंजा अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब वो सड़क पे घूमा करता था एक होमलेस चाइल्ड की तरह, वहां पे मार काट किया करता था बहुत ज्यादा वो। लेकिन तभी यहाँ पे उसका सामना मास्टर यामाडा असाइमोन शियोन से हुआ था, ठीक है। शियोन को पता चल गया था टेंजा के पोटेंशियल के बारे में, इसी वजह से उसने उसको ज्वाइन करा लिया था और उसको ट्रेन करना शुरू किया था। भले टेंजा को लगता था ये सारी चीजें बेकार है, लेकिन भाई आगे चल के उसको रियलाइज हुआ कि शियोन एक अच्छा इंसान है और वो खुद दिल से मदद करना चाहता है टेंजा की, क्योंकि वो नहीं चाहता कि टेंजा किसी और गलत रास्ते पे चला जाए और मर जाए, ठीक है। तो यार टेंजा को भी ये चीज रियलाइज हो जाती है। हमें यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। टेंजा और नोरोगाई दोनों यहाँ पे जब आइलैंड का चक्कर लगा रहे होते हैं ना, तभी इनका सामना एक टेंसन से होता है जिसके बाल फ्लेम जैसे कलर के होते हैं और टेंजा को समझ आ जाता है कि काफी ज्यादा खतरनाक है, तो वो छूटते साथ ही उसके ऊपर हमला कर देता है, उसकी गर्दन वो को काट देता है। लेकिन भाई ये टेंशन काफी आसानी से रीजनरेट हो जाता है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि भाई किसी तरह इससे बच के भागने का। अब यार टेंजा काफी तलवारों का अटैक कर देता है, उसको काट पीट के रख देता है, जिसके बाद ये लोग भाग के जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब ये लोग जब यहाँ से भाग रहे होते हैं ना, तो हमें दिखाया जाता है कि भाई ये टेंशन फिर से इन लोगों के पीछे पीछे आने लग जाता है। तब ये तलवार उड़ती हुई आती है और इस टेंशन का गला उससे कट जाता है। अब यार ये तलवार किसने फेंकी होती है? शियोन ने। भले शियोन देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो भाई काफी कमाल के तरीके से इस टेंशन की गर्दन को काट देता है। आगे चल के वो यहाँ पे बताता है कि वो जिस क्रिमिनल के साथ था आकागिनु, उसने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की, जिस वजह से उसने उसको जान से मार डाला। उसने इस आइलैंड से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई भी ऐसा करंट नहीं दिखा जिससे कि वो इस आइलैंड से बाहर जा पाए। मतलब बहाव सारे के सारे आइलैंड की तरफ ही आ रहे हैं, तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है ना। तो यार ये काफी अजीब चीज है। भले वो देख नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी इस एनर्जी को फील कर सकता है, जो कि भाई नोरोगाई को काफी अजीब चीज लगती है, ठीक है ना। जिसकी थोड़ी देर बाद यहाँ पे टेंशन फिर से आ जाता है और आते साथ ही वो शियोन के गले पे हमला कर देता है। अब यार टेंजा भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से लड़ना शुरू भी करता है, लेकिन वो खुद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये टेंशन काफी ज्यादा ताकतवर है। अब यार वो यहाँ पे अपनी पूरी आखिरी सांस लगा देता है इस टेंशन से लड़ने के लिए, जिससे कि शियोन और नोरोगाई को यहाँ से भागने का मौका मिले। वो यहाँ पे अपने हाथों से लड़ने लग जाता है और शियोन यहाँ पे नोरोगाई को उठा के भागने लग जाता है। दूसरा हमें दिखाया जाता है गाबीमारू का सीन, और भाई वो काफी ज्यादा इंपेशेंट हो रहा होता है। उसे पता होता है कि उसे जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से बाहर निकलना है, जिस वजह से वो आगे बढ़ता है होराई की तरफ, जो कि आइलैंड का सेंटर है, इस एलेक्जर को ढूंढने के लिए। जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो देखता है कि इधर एक टेम्पल होता है और एक काफी बड़ा गेट इधर होता है। हमें दिखाया जाता है एक टेंशन, वो वाला टेंशन यहाँ पे आ जाता है जिसने टेंजा को मार दिया था। जिसके बाद इन दोनों का वर्सेस शुरू होता है। गाबीमारू यहाँ पे अपने सारे स्किल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करता है इस टेंशन के खिलाफ, लेकिन ये टेंशन बार बार लगातार रीजनरेट होता रहता है। अब यार गाबीमारू को ऐसा लगता है कि वो अगर बहुत जल्दी जल्दी अटैक करेगा और उसको रीजनरेट होने का समय ही नहीं देगा तो शायद वो जीत जाएगा। हो सकता है कि इससे कुछ फर्क पड़े, और ऐसा होता भी है, उसको थोड़ा बहुत फायदा होता है इस चीज का। जिसके बाद यहाँ पे ये टेंशन मर जाता है और उसके चारों तरफ यहाँ पे फूल आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इन्हीं फूलों से वो एक आधा प्लांट और आधा ह्यूमन मॉन्स्टर बन जाता है, और भाई अलग ही तरीके का मॉन्स्टर बन जाता है ये। अब यार गाबीमारू सोचता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, और ये मॉन्स्टर सच में ओवर पावर कर देता है गाबीमारू को। अब गाबीमारू समझ जाता है कि यार शायद वो मरने वाला है, वो अपनी वाइफ के पास कभी भी जिंदा लौट नहीं पाएगा। अब वो अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करता है, जब उसे बताया गया था कि जब तुम सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक को डील करने वाले हो ना, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करना। इससे पहले कि टेंशन उसके ऊपर हमला कर पाए, तभी यहाँ पे मे आ जाती है और आके बचा लेती है गाबीमारू को। वही दूसरी ओर होको सागेरी और बाकी सबको बोलता है कि मैं तुम लोगों को होराई लेके जाऊंगा और साथ के साथ हम लोग मे को भी ढूंढेंगे, हो सकता है कि वो गाबीमारू के साथ ही हो। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे 7 टेंशंस का सीन दिखाया जाता है। शांगडी, सामांटा, भाद्रा, भाई अलग अलग नाम है इनके अजीब से, दारी, जियोजुन, सागेशियस, योनजुन, गोंगोंग,
और डिफाइड, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नाम है। ये लोग यहाँ पे सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में मिलके एलिक्सर पीते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो फ्लेम वाले बालों वाली थी ना टेंसन, उसकी वाट लग गई थी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बनने के बाद, ठीक है। ये इनका एक अल्टीमेट मूव होता होगा मेरे ख्याल से, जिसके बाद इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती होगी, लेकिन ये एलिक्सर पीने के बाद वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। होको और ये बाकी सब भाई निकल जाते हैं मे और गावीमारू को ढूंढने के लिए, और हमें बताया जाता है कि भाई जितने भी इंसान जो पहले इस आइलैंड के ऊपर रहा करते थे वो सब के सब प्लांट्स बन चुके हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गावीमारू को जब होश आता है तो उसके साथ यहाँ पे मे होती है, लेकिन इन लोगों का सामना फिर टामिया गांतेत्सुसाई और यामाडा आसाएमोन फूची से होता है। अब यार इस समय तो गावीमारू काफी ज्यादा कमजोर होता है और वो लड़ने की हालत में नहीं होता इन दोनों से, तो यार वो फाइनली इन लोगों के साथ डील करता है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टेंसाई और उनकी पावर्स के बारे में बता देता है इन लोगों को। वही दूसरी ओर यहाँ पे सेंटा को पता चल जाता है कि ये आइलैंड कोई असली शिनसेनग्यो नहीं है, ये कोई जन्नत नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर ये जो डीटीज है ना सारी मिक्स्ड अप रिलीजन से है, असली गॉड से इंस्पायर्ड है, जैसे कि उसको मोरोमाकिया से देखने के बाद पता चला था। तो जो ये फाउंडर है ना इन सब चीजों का, वो नया रिलीजन बनाना चाहता है और ये किसी इंसान ने ही बनाया है ये आइलैंड, ठीक है ना। तो गाबीमारू यहाँ पे मे से टेंशन के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है, तो वो यहाँ पे बताती है इन लोगों को टाओ के बारे में, और इसी चीज के बारे में होको भी बताता है अपने ग्रुप को कि टाओ एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना, जिसको की भी कहा जा सकता है। कॉम्बिनेशन होता है यिन और यांग का, और इसकी जो पोजीशन होती है ना वो भाई नाभि से नीचे की तरफ होती है, वहीं पे पूरा सोर्स है। ओके वही दूसरी ओर भाई नोरुगाई तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है पहले शियोन के ऊपर कि ये लोग यहाँ पे टेंसा को मरने के लिए छोड़ के आ गए, लेकिन आगे चल के यहाँ पे शियोन कहता है कि चिंता मत करो, उसने अपनी कुर्बानी दी है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। नोरुगाई यहाँ पे शियोन से कहती है कि मुझे भी आप स्वॉर्ड चलाना सिखाओ, लेकिन तभी यहाँ पे इन लोगों के ऊपर कुछ माइंडलेस मॉन्स्टर्स आके अटैक कर देते हैं। ओके हमें दिखाई जाता है दूसरी ओर चोबे अभी तक मरा नहीं होता, वो टोमा को किसी तरह घसीट के इस गड्ढे से बाहर निकालता है। इन लोगों के ऊपर भी फूल वगैरह आ गए होते हैं, लेकिन किसी तरह ये लोग निकल जाते हैं, बचे हुए होते हैं अभी तक। तभी इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है डोशी, और वो उन माइंडलेस शोशीन की तरह नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग होता है, ठीक है। अब इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया होता है इंसानों के बारे में पता लगाने के लिए, टेंशन ने भेजा होता है इन लोगों को, जिससे कि ये लोग पता लगा सके इंसानों के बारे में और क्या अपडेट है उनका, क्या स्टेटस चल रहा है। एनीवे यहाँ पे चोबे अटैक करता है डोशी के ऊपर और टोमा यहाँ पे पीछे से आने वाले शोशिन को संभालता है, ओके ना। लेकिन यहाँ पे डोशी काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है चोबे को। भले यहाँ पे चोबे को बहुत बुरी तरह से चोट लगी होती है, जख्मी हो गया होता है वो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे छूटते साथ डोशी के ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है, ताकतवर बन चुका है और उसके अंदर रीजनरेटिव एबिलिटीज आ चुकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उस फ्लावर वाले गड्ढे के अंदर गिरा था। और अब वो यहाँ पे टाओ को ना डिटेक्ट कर पा रहा होता है, फील कर पा रहा होता है डोशी के अंदर, और इसी वजह से वो यहाँ पे उसके वीक पॉइंट्स का पता लगा के उसको हरा देता है। अब यार ये जो टाओ होता है ना, इससे पता चल जाता है कि कहाँ पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने वाली है और कौन से हाथ से कौन से पैर से कहाँ से अटैक आने वाला है, तो ये काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। वही दूसरी ओर गाबीमारू और गांतेत्सुसाई का भी सामना होता है सोशिन से। अब यार मैं बार बार यहाँ पे कुछ वर्ड्स रिपीट कर रही होती है, स्ट्रॉन्ग वीक, तभी यहाँ पे एक आधा इंसान और आधा इंसेक्ट जैसा डोशी आ जाता है और वो मे को आके पकड़ लेता है और वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हमारे साथ चलो। तो बेसिकली ये लोग बताते हैं कि इनके पर्पस ही कुछ अलग है, ये लोग डोशी हैं और इनको अगर उससे ऊपर वाली लेवल पे जाना है यानी कि टेंशन बनना है तो इनको मे की जरूरत है। मे के साथ ये लोग ट्रेनिंग करेंगे, उसके साथ अगर ये फिजिकल होते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे बेसिकली। मतलब तुम जानते हो ना भाई, टेंशन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का रूप ले सकते हैं और इस पॉइंट पे जाने के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग करनी होती है। तो समझ रहे हो ना, ये लोग इसलिए मे को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो यार ये लोग समझ जाते हैं भाई ये तो काफी घटिया लोग हैं, मतलब ठरकी लोग हैं यार, इस हिसाब से तो इनको मे को बचाना पड़ेगा, है ना। गाबीमारू भी यहाँ पे आ जाता है बचाने के लिए मे को, और उसको एक चीज रियलाइज होती है कि यार वो कब से ऐसा बन चुका है। इवन फूची को भी लगता है कि यार जैसा मैंने सागरी की रिपोर्ट में पढ़ा था वैसा ही है, ये इतना भी ज्यादा बेदिल नहीं है, इसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर यहाँ पे इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं। फूशी को यहाँ पे समझ आ जाता है कि मे क्या कहने की कोशिश कर रही है और वो गाबीमारू को भी समझा देता है कि टाओ एक बैलेंस होता है वीकनेस और स्ट्रेंथ का। गाबीमारू के अंदर इस समय सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है, तो उसको यहाँ पे वीकनेस के ऊपर भी हम फोकस करना पड़ेगा और दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब यार गाबीमारू तो ये चीज समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है क्योंकि यार ये चीज उसने पहले भी नोटिस की हुई है, मतलब उसने सीखी हुई है ये चीज की के बारे में। तो यार वो समझ जाता है कि टाओ कैसे फ्लो कर रहा होता है, तो वो इन दोनों ही डोशी के टाओ को ट्रैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इजिली इन दोनों को हरा देता है। भाई कमाल का होता है भाई गाबीमारू, है कि नहीं। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि होको, सागिरा और बाकी सबको होराई
भाई के गेट्स तक लेके आ जाता है। लेकिन जब ये लोग इस गेट को खोल के अंदर जाते हैं ना, हमें दिखाया जाता है कि इधर एक टेंशन खड़ा होता है जो कि होको का सर एक ही उंगली में काट देता है। भाई हमें बताया जाता है कि इस टेंशन का नाम है जियोजुन, और वो बताता है कि टैन कोई एलिक्सर नहीं है, और अगर इंसान उसको पिएंगे ना तो वो भी प्लांट्स बन जाएंगे। अब यार वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, मतलब लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट होती है इसकी। लेकिन यूजुरिहा उसको काटना पीटना शुरू कर देती है, उसको पॉइजन करने की कोशिश करती है, लेकिन टेंशन बार बार लगातार रीजनरेट होता रहता है। जिसके बाद यहाँ पे सागरी, सेंटा और यूजुरिहा तीनों मिलके लड़ने की कोशिश करते हैं, और इन तीनों को यहाँ पे हल्की हल्की नॉलेज होती है टाओ के बारे में। अब तो ये लोग अपने अटैक्स उसी हिसाब से प्लान करना शुरू करते हैं। किसी तरह बार बार लगातार अटैक करने के बाद ये लोग फाइनली टेंशन को हरा देते हैं। लेकिन उसके थोड़े समय बाद यहाँ पे सेंटा यही कहता है कि हमें इस एक्सपेडिशन के बाकी मेंबर्स को भी किसी तरह बचाना पड़ेगा। अब यार ये जो टेंशन होता है ना, ये एक बड़ा सा फ्लावर बन जाता है, मतलब ये भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर से, और डार्ट जैसे प्रोजेक्टाइल्स फेंकता है वही यूजुरिहा के ऊपर। अब उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे सेंटा बीच में कूद जाता है, क्योंकि वो भाई उसको पसंद करता है, ठीक है ना। अब यार वो अपनी जान एक तरीके से दाव पे लगा देता है, उसको लग जाते हैं सारे के सारे फ्लावर्स, और उसके अंदर से भी फ्लावर्स उगने शुरू हो जाते हैं। अब यार जब उसके अंदर ये फ्लावर्स उगते हैं ना, तो उसके माइंड में हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने यूजुरिहा है और वो उसकी एक पिक्चर बना रहा है। वो सोचता है कि काश वो ऐसे ही कर पाता अपनी जिंदगी में, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब यार ये मॉन्स्टर यहाँ पे इन दोनों लड़कियों के ऊपर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे शियोन आ जाता है और इन दोनों को ही बचा लेता है। शियोन यहाँ पे सागरी को बताता है कि वो भी टाओ को फील कर सकता है, और इसी वजह से वो इन अटैक्स को जज कर सकता है, भले वो देख नहीं सकता है। भाई ठीक है, कितनी काफी कमाल की बात है ना। अब यार वो कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाता है, और वो खुद जख्मी होता रहता है इन अटैक से। नोरुगाई यहाँ पे सेंटा में से जो फ्लावर्स निकल रहे होते हैं उनको काट देती है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए वो रिवाइव हो जाता है। जिसके बाद सागरी और नोरुगाई दोनों के दोनों यहाँ पे इस टेंशन के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, जिससे कि शियोन को मौका मिले पीछे से अटैक करने का। लेकिन ये लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। तभी यहाँ पे सेंटा इन लोगों को बताता है कि जो वीक पॉइंट है वो उनके नेवल के नीचे नहीं है, बल्कि उनके ओव्यूल के अंदर है, वो उनका कमजोर पॉइंट है। तो हमें दिखाया जाता है ये टेंशन वाला जो मॉन्स्टर होता है, यहाँ पे एक छोटा सा फूल होता है, ओव्यूल है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे शियोन किसी तरह आगे बढ़ता है और एक काफी खतरनाक अटैक करता है इस ओव्यूल के ऊपर। इस ओव्यूल के अंदर काफी सारे चेहरे होते हैं, बच्चे और बड़े वर्जन्स के, लेकिन फाइनली ये लोग जीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सेंटा अपनी आखिरी सांसें लेता है और यूजुरिहा उसको कंसोल करती है। सागरी यही कहती है कि इस समय हम लोगों को साथ मिलके, यानी कि यामाडा, असाइमोर और क्रिमिनल सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम जिंदा इस आइलैंड से बाहर निकल सके। ये लोग अपने आगे के प्लान्स के बारे में सोचते हैं और एक जगह आते हैं। यहाँ पे ये लोग आके अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। शियोन और यूजुरिहा दोनों यही सोचते हैं कि सागरी का रिलेशनशिप क्या है गाबीमारू के साथ, क्या वो उसको पसंद करती है। तो यार सागरी बता दे कि नहीं, उसकी तो वाइफ है एंड ऑल। लेकिन यूजुरिहा को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि यार वो बताती है कि इस फील्ड के अंदर ना, मतलब प्यार व्यार नहीं किया जाता, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उसको बेवकूफ बनाया जा रहा हो। कभी उससे पूछ के देखना कि उसकी वाइफ का नाम क्या है या फिर उसका चेहरा कैसा दिखता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये लोग एक केव में होते हैं और गाबीमारू को होश आता है, और गाबीमारू को जब होश आता है ना, तो वो सोचते हैं कि भाई वो यहाँ कर क्या रहा है और ये सारे के सारे लोग कौन है, ये उसके दुश्मन तो नहीं लग रहे, लेकिन चल क्या रहे हैं यहाँ पे भाई। अब यहाँ पे वो अपनी वाइफ के बारे में सोचना शुरू करता है, तो उसको ना ही अपनी वाइफ का नाम याद होता है, ना ही उसका चेहरा याद होता है। वो धीरे धीरे करके सब कुछ भूलने लग जाता है। काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि उसको ब्रेन वॉश करके यहाँ पे भेजा गया था, उसके अंदर फेक मेमोरीज डाली थी उसकी वाइफ की, जिससे कि वो यहाँ पे आके एलेक्सिर को ढूंढ सके, या फिर जो भी है एक तरीके से उसको एक वेपन बना के इधर भेजा गया है। अब यार ये सीजन यहाँ पे खत्म होता है, और ये मैंने सोचा कि एक छोटा सा रिकैप आप लोगों के लिए बना दूं, जिससे कि आप सीजन 2 एंजॉय कर सको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट सीजन में अपने चैनल के ऊपर कवर कर रहा हूँ, उसके लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वो वाला सीजन एंजॉय कर सकते हो, सेकंड सीजन। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।